हेलो बच्चों, मैं नितेश भैया एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल BSCC ज्ञान पर। आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन हिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जो भी मेरे विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग तो यह वीडियो मिस ना करें, क्योंकि आप लोगों को इस वीडियो में बहुत कुछ रोचक जानकारी जानने को मिल सकती है। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और एक बात, अगर इस वीडियो से आपको कोई भी नॉलेज, कोई भी जानकारी या वैल्यू प्राप्त हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारे चैनल को बहुत मदद मिलती है। तो आइए हम लोग भारतीय इतिहास की सबसे क्रूशियल घटना यानी प्लासी के युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, भारत के इतिहास में प्लासी की लड़ाई यानी बैटल ऑफ प्लासी बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। भारत के इतिहास में इसी युद्ध के वजह से भारत के लोगों को करीब 200 सालों तक अंग्रेजी गुलामी सहनी पड़ी थी। सन 1757 ईस्वी में कूटनीति और विश्वासघात की वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में उपनिवेश की शुरुआत की थी और यह उपनिवेश की शुरुआत उन्होंने बंगाल से शुरू किया था। वर्तमान में यदि कहा जाए तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से 20 मील दक्षिण की ओर और कोलकाता से 100 मील दूर भागीरथी नदी के किनारे पलाश के फूलों की एक जंगल हुआ करती थी, जहां के लोग, कहा जाता है कि पलाश के फूलों से रंग बनाकर होली खेलते थे। लेकिन ठीक इसी मैदान में 23 जून बृहस्पतिवार 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक भयानक लड़ाई लड़ी गई थी। इसी लड़ाई को भारत तथा बंगाल के इतिहास में प्लासी की लड़ाई या द बैटल ऑफ प्लासी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, अब हम प्लासी के युद्ध के कारणों के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, आपको यह पता होगा कि बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान की कोई अपनी पुत्र संतान नहीं थी, यानी उनका कोई बेटा नहीं था। उनकी कुल 3 बेटियां थी। सबसे बड़ी बेटी घसेटी बेगम, उसके बाद मोमिना बेगम तथा सबसे छोटी बेटी का नाम था अमीना बेगम। उनमें से सबसे योग्य था उनकी छोटी बेटी अमीना बेगम का बेटा सिराजुद्दौला। इसीलिए अलीवर्दी खान ने अपने मृत्यु के पहले ही सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था, यानी अलीवर्दी खान के मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला ही बंगाल का नया नवाब बनने वाले थे। सिराजुद्दौला केवल 23 साल की उम्र में बंगाल का नया नवाब बने, लेकिन बंगाल का नया नवाब बनते ही उनके जीवन में भारी संकट आना शुरू हो गया। उनके ही खानदान के लोग, उनके ही मौसिया उनके गद्दी छीनने के लिए उनके खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र रचने लगे। उनकी बड़ी मौसी घसीटी बेगम तो सिराजुद्दौला को बिल्कुल ही पसंद नहीं करती थी। मौसी घसीटी बेगम और भाई शौकतगंज तो सिराज के पीठ पीछे छुरा घोंपने के लिए तैयार थे। उन्हें तो बस सही मौके की तलाश थी। सिराज के खिलाफ षड्यंत्र उसके राजमहल मुर्शिदाबाद से ही शुरू हो चुकी थी। जब सिराज बंगाल का नया नवाब बना तो उनके रिश्ते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से दिन ब दिन बिगड़ते गए। इस समय बंगाल में एक प्रथा प्रचलित थी कि जो भी बंगाल का नया नवाब बनता था या जिस दिन भी राजगद्दी पर बैठता था तो सभी देसी और विदेशी व्यापारियों को बंगाल के नवाब को नजराना यानी उपहार पेश कर बंगाल के नवाब को शुभकामना देना पड़ता था। तो जिस दिन सिराज बंगाल का नया नवाब बने थे, उस दिन बंगाल के देसी और विदेशी सभी व्यापारियों ने सिराज को नजराना पेश किया था, उन्हें शुभकामनाएं भेंट की थी। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोई भी नजराना सिराजुद्दौला को नहीं भेजा था। इससे सिराजुद्दौला को शुरू से ही अपमानित बोध हो रहा था और शुरू से ही सिराजुद्दौला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से नाराज थे। इसके अलावा राजमहल में चल रहे पारिवारिक षड्यंत्र में भी अंग्रेज हस्तक्षेप कर रहे थे। जब सिराजुद्दौला को मौसी घसेटी बेगम और भाई शौकतगंज के षड्यंत्र के बारे में पता चला तो उन्होंने उन दोनों को ही राजमहल से बाहर निकाल दिया और सिराज की ये सबसे बड़े 2 शत्रु को पनाह देने का काम किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इसीलिए सिराज अंग्रेजों के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। इसके अलावा भी इस समय फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच
दक्षिण में लड़ाई शुरू हो गई थी। इस लड़ाई के कारण इन दोनों ही दलों ने सिराजुद्दौला की बिना अनुमति लिए कोलकाता में अपने अपने इलाके में किला निर्माण का कार्य शुरू कर दिया था। नवाब को जब इस बारे में पता चला तो नवाब ने दोनों ही पक्षों को किला निर्माण का कार्य तुरंत बंद करने का आदेश दिया। फ्रांसीसियों ने यह आदेश मान लिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह आदेश मानने से इनकार कर दिया। तब सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और उन्हें सबक सिखाना चाहते थे। इसके अलावा भी इस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला को आर्थिक रूप से भी बहुत हानि पहुंचा रही थी, क्योंकि सन 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फारूक शेर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में मुक्त रूप से यानी बिना कर चुकाए व्यापार करने के लिए एक फरमान जारी किया था। इस फरमान को या डॉक्यूमेंट को फारूक शेर का फरमान या फिर दस्तक कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने अधिक मुनाफा लाभ करने के लिए इस फरमान का डुप्लीकेट बनाया और बाकी व्यापारियों को भी बेचना शुरू कर दिया। इससे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को बहुत ज्यादा आर्थिक हानि होने लगी। इस समय तक सिराजुद्दौला का सब्र का बांध टूट चुका था। अब वो किसी भी कीमत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सबक सिखाना चाहते थे। अंग्रेजों की यह सब गुस्ताखी सिराज के बर्दाश्त के बाहर चली गई। अब सिराज अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए तैयार थे। इसीलिए उन्होंने 24 मई 1756 ईस्वी को अंग्रेजों के कासिम बाजार पर हमला कर दिया। इसके बाद 5 जून को सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के फोर्ट विलियम किले पर भी हमला कर दिया और सिराजुद्दौला का यह हमला इतना भीषण था कि बाकी अंग्रेज या तो भाग गए या फिर मारे गए। इस समय कहा जाता है कि सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को पकड़कर 18x14 के एक छोटे से कमरे में भीषण गर्मी में 3 दिन तक बंद कर दिया, जिससे दम घुटने के कारण 123 अंग्रेजों की मौत हो गई और केवल 23 जिंदा बच पाए थे। इतिहास में इस घटना को ब्लैक होल ट्रेजेडी या काल कोठरी की घटना कहते हैं। इस घटना को कहा जाता है कि सिराजुद्दौला को जानबूझकर बदनाम करने के लिए एक अंग्रेज जिसका नाम डेविड हॉलवेल था उसी ने फैलाया था। इस हार के बाद दोस्तों अंग्रेज बहुत बौखला गए थे। अब अंग्रेज भी किसी भी कीमत पर सिराज को हटाना चाहते थे और सिराजुद्दौला से बदला लेना चाहते थे। इसीलिए मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन सिराज के सेनापति से मिलने बंगाल चले आए। सिराज के सेनापति में उस समय मीर जाफर सबसे पहला नाम था। मीर जाफर को नवाब बनाने का लालच देकर अंग्रेजों ने मीर जाफर को अपने गुट में शामिल कर लिया। इसके अलावा भी सिराज के बाकी मंत्री जैसे जगत सेठ, राय दुर्लभ और अमीर चंद को भी अंग्रेजों ने पैसे का लालच देकर और पावर का लालच देकर अपने साथ मिला लिया। इसके बाद अंग्रेज एक बड़ी सेना लेकर कोलकाता पहुंचे और कलकत्ता पर दोबारा कब्जा कर लिया। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस समय जानती थी कि नवाब की हालत ठीक नहीं है, नवाब बहुत कमजोर हो चुके हैं। इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब के ऊपर अलीनगर की संधि तोड़ने का आरोप लगाया और दोनों की सेना 23 जून 1757 को बृहस्पतिवार के दिन प्लासी के मैदान में आमने सामने आ गए। अंग्रेजों के सेना का इस समय नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के पास करीब 45,000 की एक बड़ी सेना थी। वहीं उनके पास 50 तोपें भी थी। वहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 3 से 4,000 ही सैनिक थे और केवल 12 ही तोप थी। युद्ध शुरू होने के 3 घंटे में ही बारिश शुरू हो गई थी। अंग्रेजों ने बुद्धिमत्ता दिखाते हुए तोपों के गोला बारूद को सबको ढक दिया था ताकि बारिश से के पानी से उन्हें बचाया जा सके, लेकिन नवाब के सैनिकों ने ऐसा नहीं किया। इसी के कारण नवाब के जो तोपें थी वो युद्ध के दूसरे भाग में बेकार हो गई थी। बाद में इसका हर्जाना नवाब के सैनिकों को बुरी तरह से भुगतना पड़ा था। करीब 8 घंटे तक चली इस युद्ध में सिराज शायद बड़ी आसानी से जीत जाते, लेकिन सिराजुद्दौला के अपने सेनापति मीर जाफर के धोखे के कारण सिराजुद्दौला यह युद्ध हार गए। इस युद्ध में सिराजुद्दौला के करीब 500 सैनिक मारे गए थे, क्योंकि बाकी सैनिकों ने लड़ाई ही नहीं किया था और अंग्रेजों के करीब 22 सैनिक ही मारे गए थे। सिराजुद्दौला
कि हार के पीछे सबसे बड़ा कारण था उनका नौसिखियापन और अति विश्वास। सिराजुद्दौला ने अपने सेनापति के ऊपर कुछ ज्यादा ही विश्वास कर लिया था, इसीलिए उन्हें धोखा सहकर यह युद्ध गंवाना पड़ा था। इसीलिए कहा जाता है प्लासी का युद्ध एक धोखे से जीता हुआ एक युद्ध था, जिसमें बंगाल का एक होनहार सितारा और स्वतंत्र नवाब मारा गया और युद्ध हार गया। तो दोस्तों 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में लड़े गए इस युद्ध के कारण ही अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ बंगाल में फैली और धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत पर शासन करना शुरू किया। इसी से ब्रिटिश उपनिवेशवाद भारत में विस्तार हो पाई थी। तो दोस्तों आपको प्लासी के युद्ध का ये कारण तथा रोचक जानकारी कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। लाइक तथा शेयर तथा कमेंट करना ना भूलें। विभिन्न नॉलेज और विभिन्न ज्ञान वर्धक बातों के लिए हमारे प्लेलिस्ट को चेक करें और हमारे यहाँ सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।